हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज यूनिकॉर्न। इस यूनिकॉर्न के साथ साथ हम लोग कई सारी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे स्टार एंड अदर सिस्टम्स। ठीक है, उसके पहले एक सवाल देख लो। मैं इसके बारे में स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप पहले ये सवाल रोक करके वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, यूनिकॉर्न रिसेंटली सीन इन न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सेलेस्टियल बॉडी रिफर्स टू asteroid which may hit Earth after 100 years, a new Earth-like planet discovered in Andromeda galaxy, nebula nearest to solar system and stellar black hole। तो ये सारी चीज़ें आपको देख ले, आप चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, यूनिकॉर्न एक तरह का कॉन्स्टिलेशन भी है। ठीक है, कॉन्स्टलेशन भी है और इसके अलावा एक तरह का स्टार्टअप को भी यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि किस टाइप के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर है। एक तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, यूनिकॉर्न किस टाइप के स्टार्टअप को बोला जाता है, और साथ ही साथ जो इसका आंसर है वो भी कमेंट बॉक्स में डालना है। चलो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, यूनिकॉर्न के 3 फीचर बेहद इंपॉर्टेंट बनाते हैं इसको, और तीनों फीचर से सवाल पूछा जा सकता है प्री में। ठीक है, यूपीएससी बहुत फेमस है सवालों को घुमाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान दो, यूनिकॉर्न के 3 फीचर कौन कौन से हैं। पहली चीज, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लैक होल है डिस्कवर किया हुआ। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्कवर्ड ब्लैक होल। ठीक है, दूसरा जो है आप खुद देखिए, इट इज इन मिल्की वे गैलेक्सी, तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमें ये ब्लैक होल मिल गया है। और जो तीसरा है दैट इज इट इज नियरेस्ट ब्लैक होल नियरेस्ट टू सोलर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, और तीनों के तीनों सही होंगे। ठीक है, यूनिकॉर्न, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब चलो यूनिकॉर्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये एक मास गैप में एग्जिस्ट करता हुआ ब्लैक होल था। ठीक है, मास गैप क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ समझो कि इसके पहले, ठीक है, इस डिस्कवरी के पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस डिस्कवरी के पहले हमारे जो सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार था दैट वाज 2.2 टाइम्स द मास ऑफ सन, एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लैक होल था दैट वाज नियर अबाउट 5 टाइम्स मास ऑफ सन। अब आप बोलोगे सर ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल हमें पता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वरी मत करो। बस एक चीज़ समझ लो कि जो यूनिकॉर्न है इसका मास जो है 3 गुना सन से बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना। मैं समझा दे रहा हूँ अभी आगे का कहानी। ठीक है, तो यूनिकॉर्न का जो मास कितना है? 3 टाइम्स सन है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक स्टार की पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी स्टार होता है वो नेब्यूला के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? नेब्यूला के फॉर्म में। नेब्यूला क्या है? एक रैंडम स्कैटर्ड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, अभी ये स्टार फॉर्मेशन में नहीं गए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनमें ग्रेविटी आपस में वर्क करती है और ये साथ में आने लगते हैं। जब बहुत सारा मटेरियल होगा तो क्या होगा? ये मैसिव स्टार बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? मैसिव स्टार बन जाएगा। इसके लिए कट ऑफ लिमिट दी गई है। कट ऑफ लिमिट दी गई है 1.44 टाइम्स सन मास। ठीक है, इससे अगर बड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा? मैसिव स्टार कहलाएगा, और इससे छोटा होगा तो एक नॉर्मल स्टार या एवरेज स्टार कहलाएगा। अब ये लिमिट किसने दी थी? तो लिमिट किसने दी थी ये ध्यान रखिए, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये जो लिमिट है इसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। दोस्तों ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है स्टैटिक पार्ट को उठा करके। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, चंद्रशेखर लिमिट। चलो जी, जब ये समझ में आ गया इसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, तो अब होता क्या है, चंद्रशेखर लिमिट से छोटे स्टार जो होते हैं, छोटे, ठीक है, जो एवरेज स्टार है जिसमें हमारा सन भी इंक्लूडेड है, इसकी जो लाइफ साइकिल रहेगी इट विल बी, पहले रेड जायंट बनेंगे, फिर प्लैनेटरी नेब्यूला बनेंगे, और फिर आखिरी में व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे। क्या बनेंगे? व्हाइट ड्वार्फ बनेंगे, छोटे ड्वार्फ बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैसिव स्टार होते हैं वो आपका सबसे पहले रेड सुपर जायंट बनेंगे, फिर उसके बाद सुपरनोवा बनेंगे, एंड देन 2 चीज़ें बन सकती है, एक तो न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और ब्लैक होल भी बन सकता है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जो बकवास कर रहा था 2.2 टाइम्स मास ऑफ सन, ये क्या है? न्यूट्रॉन स्टार। जो सबसे बड़ा न्यूट्रॉन स्टार आज की डेट में हमें पता है ये 2.2 टाइम्स सन है, और जो सबसे छोटा ब्लैक होल हमें पता था, सबसे छोटा, ठीक है, ये था 5 टाइम्स सन। अब दोस्तों इसके बीच का जो दूरी था ये हमें पता ही नहीं था कि इसके बीच में क्या होगा, मतलब वो न्यूट्रॉन स्टार साइड जाएगा या ब्लैक होल की साइड में जाएगा। तो अभी ये जो मास गैप है ये छोटा हो गया है। मास गैप कैसे छोटा हो गया है? जो अभी अभी रिसेंटली पता चला है, हमें पता चला है सबसे छोटा 5 गुना बड़ा ब्लैक होल नहीं है,
जो सबसे छोटा ब्लैक होल है दैट इज 3 टाइम्स सन। तो अब जो मास गैप है वो कितना है, 2.2 टाइम्स सन से 3 टाइम्स सन के बीच में अब मास गैप बचा है। ठीक है, तो अब हम ऐसा मान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो लिमिट है, डिसाइडिंग लिमिट है दैट इज 3 टाइम्स सन। ठीक है, ऐसा मान रहे हैं बट इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। अब देखो दोस्तों रेड स्टार कैसे बनता है। ठीक है, तो रेड स्टार सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो स्टार होता है उसका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होकर के उसके कारण जब जैसे हाइड्रोजन गैस एग्जॉस्ट होगा फ्यूजन रिएक्शन बंद होगी कोर में। ठीक है, कोर में एग्जॉस्ट हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होते ही फ्यूजन रिएक्शन बंद होगी। फ्यूजन रिएक्शन जैसे ही बंद होगी तो फिर क्या होगा, कोर श्रिंक करने लगेगा। कोर क्या करेगा, श्रिंक करेगा क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और वो अपनी जगह पे कोलैप्स कर जाता है और उसके बाद जो आउटर शेल का जो आपका हाइड्रोजन होता है वो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करता है। ये सारी प्रोसेसेस स्टार को अनस्टेबल बनाती हैं और स्टार फैल करके रेड बन जाता है। ठीक है, जब रेड बनने लगता है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, रेड जायंट स्टार बनता है। क्या बनता है, रेड जायंट स्टार बनता है। रेड जायंट स्टार क्या करता है, आउटर इन्वेलप अपना खो देता है और जो कोर होता है वो बहुत डेंस बॉल में श्रिंक कर जाता है, बहुत डेंस बॉल में श्रिंक कर जाता है। अब इतना ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है कि जो हीलियम है, हीलियम किस में कन्वर्ट होने लगता है, कार्बन में। ध्यान रखना, हीलियम फॉर्म्स टू कार्बन, स्टार फ्यूजेस टू फॉर्म कार्बन। ठीक है, जब कार्बन बनने लगेगा तो फिर क्या होगा, फिर इसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। जब पूरा फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया तो फिर अब क्या होगा कि अपने ही वेट के अंदर कोर जो है श्रिंक करने लगेगा और फिर एंड में क्या बन जाता है, हमारे पास व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, व्हाइट ड्वार्फ बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जो मास है, स्टार का मास है वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी लेस देन 1.44 टाइम्स सन मास। ठीक है, और ये लिमिट किसने बताई थी, ये बताई थी चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट इसलिए इसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सुपरनोवा। अब देखिए सुपरनोवा कहाँ पे है, ये रहा आपका सुपरनोवा। ठीक है, तो सुपरनोवा की बात करें तो ध्यान रखना सुपरनोवा कब बनता है, जब जो आपका स्टार का मास है वो मोर देन 1.44 टाइम्स द सन हो। There remains enough helium in the core for fusion reaction। तो अभी भी इसका फ्यूजन रिएक्शन बहुत तेजी से खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें अभी भी हीलियम का फ्यूजन चलता रहेगा आपका। ठीक है, आउटर इनवेलप जो होता है वो एक्सप्लोड करके आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन बनाता है, बहुत शाइनिंग चीज़ें दिखाता है उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब सुपरनोवा के जब एग्जॉस्ट हो जाएगा भाई, एक टाइम तो आएगा ही जाएगा जब उसको मरना होगा, है ना। तो ये सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है और ब्लैक होल भी बन सकता है, ये दोनों ही चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा, तो अभी जो हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि 1.44 से 3 टाइम्स सन तक किसी का स्टार का मास है तो वो कैसा बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर किसी स्टार का मास 3 गुना से ज़्यादा है सन के तो वो कैसा बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। ये आफ्टर दिस डिस्कवरी हुआ है, इसके पहले 2.22 से 5 तक मास गैप था। क्या था, मास गैप। इसका मतलब हमें पता ही नहीं था कि इस मास का क्या होता है, ये रियली में मतलब न्यूट्रॉन बनेगा, स्टार बनेगा या कि ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, चलो ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पहली चीज, इट इज अ प्लेस इन स्पेस वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। ऑब्वियसली बात आप सभी को पता है कि ब्लैक होल से इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तक बाहर नहीं आ पाती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होता है इसका। और इसी से रिलेटेड एक अभी 2018 में इवेंट हुआ था, इवेंट होराइजन की पहली पिक्चर बनाई गई थी, इवेंट होराइजन की पहली पिक्चर बनाई गई थी। ठीक है, फोटो इमेज ली गई थी, फर्स्ट इमेज ली गई थी ब्लैक होल की किसी, है ना। तो उसमें कौन सा इन्वॉल्व थे ये ध्यान रखना है, उसमें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इन्वॉल्व था जिसमें 8 रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। कितने, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। ठीक है, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो कि रेडियो वेव को स्पेस से देखते हैं, स्पेस में कौन कौन से आ रहे हैं, और इन 8 को अलग अलग जगह लगा करके एक साथ इनसे इमेज खींची गई थी किसी एक ब्लैक होल की। ठीक है, और उसकी फोटो फिर हमने रेंडर की थी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान दे दो कि ब्लैक होल्स को फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्चुलाइज या थ्योरिटाइज किया गया था, ठीक है, थ्योरी में प्रॉपर मतलब इसको स्टडी किया गया था, दैट वाज बाय एल्बर्ट आइंस्टीन इन 1915। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने 1915 में इसके बारे में थ्योरिटाइज किया था। ठीक है, बताया था। ब्लैक होल पहले ही वर्ड कॉइन हो गया था, बट जो प्रॉपर थ्योरी दी थी वो एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, ध्यान रखना, ये ऑब्वियस ही बात है। आपने देखा होगा जब भी इवेंट होराइजन रहता है तो वहाँ पे आपके चारों तरफ ऐसी लाइट घूमती हुई सी दिखती है।
ठीक है, वो क्या कर रही है, वो इवेंट होराइजन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ से फिर कोई भी चीज़ आपकी वापस नहीं आ सकती है। ठीक है, द ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग as the matter has been squeezed into tiny space. This happens when a star is dying. They are invisible, electromagnetically dark. तो ध्यान रखो, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, मैंने पहले भी बात की है कि जब इस स्लाइड में है ना, कि जब आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे डिटेक्ट करी जाएगी कि ये जो आपका ब्लैक होल है, ठीक है, इसके चारों तरफ हल्की हल्की लाइट दिख रही है आपको, तो ये लाइट तो हो सकता है छत में भी हो, किसी और कारण से बन रही हो। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आजू बाजू के स्टार्स हैं उनको स्टडी करते हैं। आप खुद देखो, इस स्टार क्या है, ये गोल दिख रहा है आपको, ये स्टार इन जनरल गोल होंगे, ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी उनको ऑलमोस्ट गोल बना देती है। ठीक है, बट जो ब्लैक होल के चारों तरफ स्टार्स होंगे दे विल डिस्टॉर्ट इन शेप। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे अर्थ पे मून के कारण, मून की ग्रेविटी के कारण टाइड्स आती हैं। ठीक है, समंदर का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर उठता है और फिर थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटी के कारण ये जो सन का शेप है, जो सन मतलब स्टार का किसी भी शेप है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और साथ साथ ऑर्बिटल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, इन डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, टाइडल डिस्टॉर्शन। तो टाइडल डिस्टॉर्शन ऑफ स्टार्स आप पढ़ते हो सो दैट आप ब्लैक होल को स्टडी कर पाओ या प्रेडिक्ट कर पाओ। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है आपको ये चीज़। ठीक है, तो अब देखो आगे कि क्या क्या है। पहली चीज़ कि ये स्टार जब मर रहा होता है तब ये ब्लैक होल बनते हैं। ठीक है, व्हेन द स्टार इज डाइंग द ब्लैक होल अपीयर्स। और कौन से स्टार के मरने पे बनेगा, ऐसे स्टार के जो कि एटलीस्ट 3 टाइम्स मास हो जिसका सन के। ठीक है, सन के मास से 3 गुना ज़्यादा जिसका वजन हो, वही स्टार मरने पे ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, दे आर इनविजिबल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डार्क। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ समझ में आ रही है, दिखाई नहीं देते हैं। उसका इवेंट होराइजन जरूर देख सकते हो, उसकी पिक्चर एक ड्रॉ की गई है, बट स्टिल आपको ब्लैक होल नहीं दिखाई देंगे। द स्पेस टेलीस्कोप विथ स्पेशल टूल्स कैन हेल्प फाइंड ब्लैक होल्स। तो मैंने बताया आपको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट था जिसमें 8 रेडियो टेलीस्कोप्स थे। ठीक है, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने वाले टेलीस्कोप थे जो कि 8 अलग अलग जगह पे दुनिया भर में लगाए गए थे और उसके हिसाब से उसको डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, They see how stars close to black hole act differently from other stars। तो मैंने बताया था आपको, एक तो ऑर्बिट को भी चेंज कर देता है, इतनी अधिक ग्रेविटी रहती है, और साथ साथ टाइडल डिस्टॉर्शंस भी दिखाई देते हैं। द ब्लैक होल कैन बी बिग और स्मॉल। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ब्लैक होल। ध्यान, 3 कैटेगरी ब्लैक होल्स की हैं। कौन कौन सी? पहला स्टेलर ब्लैक होल, मतलब कि छोटे ब्लैक होल, ये क्या कहते हैं आपके यूनिकॉर्न कहलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड देन इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। आई होप बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक का जो सवाल आता है प्रीलिम्स का, यूपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल है, एप्लीकेशन पूछता है। ठीक है, रिसेंटली एक था कि बाइनरी स्टार आपस में जाकर कैसे मिल गए, तो उसके कारण क्या पता चला। पिछले साल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या यूजेस है। ठीक है, तो इस टाइप के सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें कई बार पूछता है। जूनो मिशन का सिग्निफिकेंस पूछ लिया था एक बार मेंस के पेपर में, है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है ब्लैक होल रिसर्च का, है ना। तो ध्यान रखो कि जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो गैलेक्सी का, कैसे बताते हो कि भाई बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, बिग बैंग जो थ्योरी है आपकी, ठीक है, जब एक बहुत डॉट से प्रोडक्ट से, डॉट से चीज़ थी और वो ब्लास्ट की और इतना एनर्जी रिलीज हुआ कि पूरा ब्रह्मांड बन गया। ठीक है, जिसको हम हिरण्य गर्भ कहते हैं एक तरह से। ठीक है, अगर आप हिंदी फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी को आप स्टडी करोगे तो वहाँ से, ठीक है, इवन जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसको बहुत प्यार से बनाया और DD1 की एक बहुत प्यारी सीरीज़ थी इस पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। उसका जो स्टार्टिंग सॉन्ग था दैट वाज ऑसम। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके देखना और कहीं ना कहीं आप उसको इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जब हम बिग बैंग थ्योरी और इन सब चीज़ों में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ब्लैक होल से ही आती है कि एक सुपर डेंस मटेरियल का एक डॉट के फॉर्म में पूरा यूनिवर्स सिमटा होगा, वो ब्लास्ट किया होगा, वो आगे बढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे गैलेक्सी एक्सपैंड की, क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है ब्लैक होल को पढ़ने से। ठीक है, बाई कैलकुलेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक होल्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर। ठीक है, तो डार्क मैटर का कैसे असर डालेगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव्स की भी लेंसिंग हो जाती है अराउंड ब्लैक होल। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा फेनोमेना हमने डिटेक्ट किया था। ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ हैवी एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉस्मोस एंड फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स ओरिजिनेट। दोस्तों क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, एक रेड जायंट में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है नॉर्मल स्टार में हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, रेड जायंट में वही हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसका मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं हम जब मास बढ़ता जा रहा है, जब कोलैप्स करता जा रहा है कोर, तो फिर ये हैवी मेटल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है या फिर
हैवी मेटल्स किस तरह से पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, ये सब भी समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्टार फॉर्मेशन में तो करेंगे ही करेंगे, मैंने बताया बिग बैंग थ्योरी कैसे मतलब कहीं ना कहीं वहीं से इंस्पिरेशन आया है, ठीक है। इसके अलावा आता है ग्रेविटेशनल वेव्स। मैंने बताया था ग्रेविटेशनल वेव्स की लेंसिंग के थ्रू ही हमने डिटेक्ट किया था कि ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल वेव्स को, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड दैट ग्रेविटेशनल वेव्स आर जनरेटेड व्हेन टू ब्लैक होल्स कोलाइड and found that ringing pattern of the wave predicts the cosmic body's mass and spin, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी दोस्तों, इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, ठीक है। 2019 या 2020 में आया था ये सवाल, ठीक है, मोस्टली 2019 में आया था। इसके अलावा आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनेबलिंग क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स ऑफ ब्लैक होल रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी आप इस पर चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका थ्योरी यही थी कि जब आप बहुत तेज़ी से जाते हो तो आपका मास बढ़ने लगता है, आपकी लेंथ कम होने लगती है, श्रिंक करने लगती है, ठीक है। तो एज पर आइंस्टीन्स थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अ ब्लैक होल एग्जिबिट्स 3 ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। पहला है मास, दूसरा है स्पिन एंड तीसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को ये आपका ब्लैक होल है ये दिखाता है, ठीक है। मास भी है इसके पास, स्पिन भी है और इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है, और इसीलिए जब दोनों कोलाइड करते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स में जो रिंगिंग पैटर्न बनता है उसके थ्रू आप इसका मास एंड स्पिन दोनों डिटेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसपे यूपीएससी ने सवाल पूछा था, और इसीलिए मैं यूनिकॉर्न का ये लेक्चर भी लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करूँ तो ड्यू टू विच वन कैन सी लाइट फ्रॉम मटेरियल दैट इज बिहाइंड द ब्लैक होल। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि जो पीछे की लाइट आ रही होती है वो भी ऐसा डिफ्लेक्ट होकर के ऐसा निकल जाती है, और इसके कारण ब्लैक होल के जस्ट पीछे की चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आज की डेट में इनविजिबल क्लॉक एक बनाया जा रहा है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऐसा क्लॉक आपको बना के दिया जाए जिसमें लाइट तो आए यहाँ से और वो पीछे घूम करके सीधा निकल जाए। तो उससे क्या होगा, आपको ऐसा फील आएगा जैसे यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं, है ना। तो इनविजिबल क्लॉक भी इसी तरह से बनाया जा रहा है। बेंडिंग ऑफ लाइट कैसा है, ब्लैक होल के चारों तरफ से घूम करके बेंड हो जाती है और इस तरह से हमें पीछे की चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार यूनिवर्स में देखना है तो ब्लैक होल की तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। स्टार्स का फॉर्मेशन, ब्लैक होल कैसे बनते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक है। जस्ट एक बार आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, डेफिनेटली दे आर स्टेलर ब्लैक होल, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।